नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यानी कि जो भी आज की सीरीज़ में क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। प्रश्न है, वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर सी है सिस्मोग्राफ और ऑप्शन नंबर डी है हाइग्रोमीटर। तो वायु दाब मापने वाला यंत्र जो होता है उसको कहते हैं बैरोमीटर। ठीक। और इसके बाद हम जान लेते हैं थर्मामीटर। तो थर्मामीटर आप सभी जानते हैं, मानव शरीर का तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से। और सिस्मोग्राफ क्या है? तो भूकंप मापी यंत्र, भूकंपीय तीव्रता को मापते हैं सिस्मोग्राफ से। और हाइग्रोमीटर क्या है? तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, बीटी कपास है। ऑप्शन नंबर ए है एक संकर पौधा, ऑप्शन बी है ट्रांसजेनिक पौधा, ऑप्शन सी है एक प्राकृतिक पौधा और ऑप्शन नंबर डी है एक औषधीय पौधा। तो बीटी कपास जो है वह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक। और ये जो पौधा होता है उसमें एक प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जो कि इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है और जिससे कि हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। ठीक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीटी कपास जो है वह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। और ये जो है वह उद्योगों यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं वहाँ से वाहनों से उत्सर्जित होते हैं और वर्षा की बूंदों और ओस के साथ ये मिलकर जो होता है अम्लीय गुण का प्रदर्शन करते हैं। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। और इससे क्या होता है कि फसलें भी बर्बाद होती हैं और इमारतों को भी क्षति होती है सल्फर डाइऑक्साइड से। और स्वास्थ्य पर तो काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता ही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन नंबर ए है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी है टुंड्रा, ऑप्शन सी है सवाना और ऑप्शन नंबर डी है मरुस्थल। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वह सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार के जो वन होते हैं वह विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है और पर्याप्त तापमान भी होता है यानी कि तापमान भी अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है और इसलिए यहाँ पर आदर्श स्थिति पाई जाती है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र जो है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बाइड और ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम क्लोराइड। तो आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वह उस रसायन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। और इस रसायन से क्या होता है कि एसिटिक गैस का उत्सर्जन होता है जिससे कि फल को पकने में सहायता मिलती है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैल्शियम कार्बाइड। ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? ऑप्शन नंबर ए है एड्स, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी है एनीमिया और ऑप्शन नंबर डी है टिटनेस। तो टाइफाइड जो बीमारी होती है यानी कि टाइफाइड रोग जो होता है वह दूषित जल
से होता है और इसे क्या कहते हैं, टाइफाइड को आंत्र ज्वर भी कहते हैं। ठीक, यानी कि आंत का बुखार, टाइफाइड को आंत्र ज्वर या आंत का बुखार भी कहते हैं। और यह रोग जो है वह साल्मोनेला टाइफोसा, साल्मोनेला नामक जीवाणु से होता है जो कि दूषित जल में पाया जाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइफाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस होती क्या है, पहले उसको जान लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस वह गैस होती है जो कि पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने का कार्य करती हैं, यानी कि जो तापमान पृथ्वी का बढ़ता है उसके लिए जिम्मेदार होती हैं ग्रीन हाउस गैस। और प्रमुख ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जो हैं वह ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और कौन नहीं आता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जो है वह ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ऑप्शन नंबर ए है बांस, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन नंबर सी है गन्ना और ऑप्शन नंबर डी है सरसों। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीजपत्री पौधे कौन से होते हैं। तो वे पौधे या वे फसल जिनके बीज 2 पत्ती वाले होते हैं, यानी कि 2 दल जिसमें होते हैं, उसको कहते हैं द्विबीजपत्री पौधा। और इसके अंतर्गत आता है सरसों, अरहर, मटर, चना, ये सभी जो हैं वह द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरसों जो है इन चारों में से वह द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक, अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है कैम्बियम और ऑप्शन नंबर डी है पैलिसेड। तो पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण और जो संरक्षण होता है जल का, वह होता है जाइलम के द्वारा। ठीक, जाइलम एक ऊतक होता है पौधों में पाया जाने वाला, जिससे कि मिट्टी से जल का अवशोषण होता है पौधों के लिए। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाइलम। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो आप सभी को पता है कि सबसे प्रथम जो या पुराना साहित्य स्रोत है वह है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में जो है कि 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। कहाँ पर? तो ऋग्वेद में। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद। और इसके साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि ऋग्वेद में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था, यानी कि मुख्य देवता जो थे ऋग्वैदिक काल में वह इंद्र थे। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर ए है ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन और ऑप्शन नंबर डी है आर्गन एवं ओजोन। तो वायुमंडल में वैसे तो अनेक प्रकार की गैस पाई जाती है, लेकिन इन गैसों में सबसे अधिक मात्रा जो होती है वह होती है नाइट्रोजन की। ठीक, आप सभी को पता है कि 78% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में, और दूसरे स्थान पर आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। तो इस प्रकार वायुमंडल में क्या होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कुल मात्रा मिलाकर 99% जो होता है वह होता है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, ऑप्शन बी है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन नंबर सी है समाजीकरण को बढ़ावा देना और ऑप्शन नंबर डी है टीम भावना को बढ़ाना। तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का जो मूल या मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है
प्रत्यक्ष अनुभव, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। जब बच्चों के द्वारा बच्चों से जब भ्रमण शैक्षिक या शिक्षा के विकास के लिए जब भ्रमण कार्य कराया जाता है, या फिर बच्चों को जैसे आप कहते हैं फील्ड ट्रिप पे लेके जाया जाता है, टूर पे लेके जाया जाता है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे कुछ चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। तो इस तरीके से शैक्षिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य होता है वह होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। और वहीं पर अगर आप देखते हैं बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर पूछा है मूल उद्देश्य, जैसे ये भी तो सम्मिलित हो जाएंगे, ऊर्जा को विकसित करना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना को बढ़ाना, लेकिन जो मेन उद्देश्य होता है शैक्षणिक भ्रमण का वह होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें अधिक जल होना, ऑप्शन नंबर बी है पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलना, ऑप्शन सी है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होना, और ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी कठोर होना। तो कार्यकीय रूप से अगर देखा जाए तो शुष्क मिट्टी में लवणों की सांद्रता अधिक होती है। ठीक, अगर कार्यकीय रूप से देखा जाए तो जो शुष्क मृदा होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में होता है लवण। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ठीक, अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा यह जानने के लिए, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता है, और ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है उसके लिए आवश्यक होता है कि निरंतर मूल्यांकन होते रहना, जिससे कि शिक्षार्थियों में परीक्षा का भय न हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सतत मूल्यांकन होता रहता है मध्य मध्य में, जैसे जब शिक्षक बच्चे को कोई भी समस्या का समाधान, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं और मध्य में उसके बीच बीच में अगर प्रश्न कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे में जो अनावश्यक भय होता है वह समाप्त हो जाता है। भय बीच बीच में बोलने से या पूछने से, जैसे अगर टीचर जो हैं वह अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो बच्चे जो होते हैं वे बेझिझक होकर उसका आंसर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका भय समाप्त हो जाता है और शिक्षक भी एक सुगमकर्ता की तरह भूमिका निभाता है, और जो स्टूडेंट रहते हैं, विद्यार्थी, वो भी अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक, तो उनके लिए सीखना भी आसान हो जाता है और शिक्षक के लिए सिखाना भी आसान हो जाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निरंतर मूल्यांकन करने से क्या होता है कि शिक्षार्थियों में परीक्षा का जो अनावश्यक भय होता है वह हो जाता है समाप्त। ठीक, प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सतत मूल्यांकन जो होता है वह सबसे अच्छा माना जाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बीज प्रकीर्णन द्वारा, ऑप्शन बी है पर परागण द्वारा, ऑप्शन सी है चुनकर चरना, और ऑप्शन नंबर डी है रोग फैलाकर। तो घास चरने वाले जो पशु होते हैं वह सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं। जैसे कुछ घासें ऐसी होती हैं जिसको कि वे नहीं खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ वनस्पतियां जो होती हैं वे अधिक खाते हैं और कुछ वनस्पतियों को कम मात्रा में खाते हैं या एकदम से नहीं खाते हैं। तो जिन वनस्पतियों को वे खाते हैं वे वनस्पतियां धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और इनके स्थान पर जो अन्य वनस्पतियां होती हैं वह उग जाती हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, चरने वाले जो पशु होते हैं वह वनस्पतियों को कैसे बदलते हैं? तो वे चुनकर चरना। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आज की वीडियो जो है कंप्लीट होती है और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।